हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम गोल्डन पीरियड ऑफ साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान के स्वर्ण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने जाना कि 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसके द्वारा उन्होंने कोर की एक महीन परत काट के उसका अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि ये अनेक सूक्ष्म और मोटी भित्ति वाली रिक्त प्रकोष्ठों की बनी होती है। इन प्रकोष्ठों को रॉबर्ट हुक ने सेल्स लेटिसद सेला नाम दिया। एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी होती है उससे बने हुए उन्होंने स्ट्रक्चर देखे। इस डायग्राम में हम एक माइक्रोस्कोप देख रहे हैं। लगभग इसी प्रकार का माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने बनाया था और इसके द्वारा उन्होंने इस प्रकार अध्ययन किया जब कोर का, तो इन्हें ये खोखली जगह नज़र आई थी। उसको उन्होंने सेला या सेल्स नाम दिया था। अब होता क्या है कि जैसे हमने लास्ट टाइम जाना कि कोशिका जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। यही वजह है कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप के पावर में वृद्धि हुई, टेक्निक में वृद्धि हुई, इम्प्रूवमेंट हुए, वैसे ही कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। और जो 19वीं सदी है उसके जो लास्ट के जो 25 ईयर्स से 25 साल, उसमें विशेष रूप से कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्रेस हुई, महत्वपूर्ण खोजें हुई। यही कारण है कि इस काल को, इस पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस स्वर्ण काल में जो महत्वपूर्ण खोजें हुई उसको हम शॉर्ट में अगर देखें तो 1875 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है वॉन बेंडेन। उन्होंने सेंट्रियोल की खोज की है। सेंट्रियोल को देखा। सेंट्रियोल जो कि प्राणी कोशिकाओं में नज़र आता है और जिसका कोशिका विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, उसको सर्वप्रथम 1875 में वॉन बेंडेन ने देखा था। उसके बाद इसी वर्ष अर्थात 1875 में ही एक अन्य वैज्ञानिक जिनका नाम है ओ हर्टविग, उन्होंने गैमेट्स का अध्ययन करते हुए बताया कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वो निषेचन परिणाम होता है दो कोशिकाओं के संलयन का। अर्थात जब निषेचन होता है तो उसमें दो कोशिकाएं या दो सेल्स फ्यूज होती है। एक्चुअली वो जो सेल्स है वो गैमेट्स होते हैं, लेकिन गैमेट्स भी होते तो सेल्स ही है। इसीलिए उनके अनुसार फर्टिलाइजेशन जो है वो दो सेल्स के फ्यूजन का अर्थात संलयन का नतीजा या परिणाम होता है। उसके बाद 1876 में लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने एनारोबिक रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सेल्स ऑफ यीस्ट एंड मोल्ड, यीस्ट और मोल्ड जैसी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन की उन्होंने खोज की थी। अवायवीय श्वसन ऐसा जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है फिर भी ऊर्जा मुक्त होती है। इसकी खोज लुईस पाश्चर ने ही 1876 में की थी। उसके पश्चात 1880 अर्थात 1880 में ई स्ट्रोसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस की संरचना का वर्णन किया। न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक वो संरचना या वो कोशिकांग है जो कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में वर्णन किया था सबसे पहले स्ट्रोसबर्गर ने। उसके पश्चात 1881 में बॉल्बियानी नामी वैज्ञानिक ने
बड़े सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम की खोज की। सामान्यतः जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कोशिकाओं में पाए जाते हैं उनका जो आकार होता है, साइज होता है, वो छोटा होता है। लेकिन सेलेवरी ग्लैंड में जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें जो ये पाए जाते हैं क्रोमोसोम, ये एक पर्टिकुलर फेज़ में बहुत बड़े हो जाते हैं, जाइंट हो जाते हैं। उसकी खोज सबसे पहले बाल्बियानी ने की थी। उसके पश्चात 1882 में डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम का सबसे पहले एक वर्णन किया था। क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र, गुणसूत्र किसका बना होता है, उसकी संरचना क्या होती है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आदि चीज़ों का जो वर्णन सबसे पहले डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके पश्चात 1894 में ऑल्टमन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन किया और इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग होता है जो कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस इसलिए कहलाता है क्योंकि ये ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो एटीपी का निर्माण में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। ये प्रक्रिया यही होती है। तो इस पावर हाउस की खोज ऑल्टमन ने की, लेकिन इसको उन्होंने नाम दिया था बायोप्लास्ट। और 1898 में सी बेंडा साइंटिस्ट ने बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, जो कि आज भी हम ये टर्म इसके लिए काम में लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके पश्चात 1898 में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज की। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी एक कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका रोल होता है कोशिका के उपापचय में, और उसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। डच वैज्ञानिक हुए एंटन वॉन ल्यूनवेनहोक। उन्होंने 1663 में एक माइक्रोस्कोप बनाया जो कि किसी भी चीज़ को लगभग 300 गुना बढ़ाकर दिखा सकता था। इससे उन्होंने विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा अन्य कोशिकाओं का अध्ययन किया था। ये सूक्ष्म माइक्रोस्कोपी के क्षेत्र में विशेष प्रगति तब हुई जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। और इसका जो आविष्कार किया ये नॉल और रस्का नाम के वैज्ञानिकों ने किया था 1932 में। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो उसके फलस्वरूप बहुत से जो कोशिकांग पहले नहीं देखे गए थे या बहुत से जो स्ट्रक्चर्स कोशिकाओं में पहले नजर नहीं आए थे, वो अब इस माइक्रोस्कोप के द्वारा उनको अध्ययन आसान हो गया। जर्निके ने 1935 में फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें कोशिकाओं का जीवित अवस्था में अध्ययन किया जा सकता है। सामान्यतः क्या होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो या दूसरा जो माइक्रोस्कोप होता है, उसमें जब कोशिका का अध्ययन किया जाता है तो उसमें स्टेनिंग और दूसरे प्रोसेस का फलस्वरूप होता ये है कि जो कोशिकाएं होती है वो मृत हो जाती है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जर्निके ने 1935 में फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का सिद्धांत दिया। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम कोशिकाओं का जीवित अवस्था में अध्ययन कर सकते हैं, उसकी संरचना देख सकते हैं, उसके जो कुछ फंक्शंस है, मूवमेंट है, वो देख सकते हैं। 1940 के पश्चात इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मॉडिफिकेशन हुए और कई अन्य यथार्थ और संवेदी तकनीकों का प्रयोग, जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आदि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप कोशिकीय अध्ययन जो साइटोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्रेस हुई। फिर भी जो 19वीं शताब्दी के जो लास्ट 25 साल है जिसके बारे में अभी हमने यहाँ देखा, तो इसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खोजें हुई
कि इस पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है।